स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो मैथ्स का थर्ड वीडियो है चैप्टर 1 का, जिसका नाम है सेट्स। तो थर्ड वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसेट्स से। अभी तक हमने देखा कि सेट्स क्या होता है, सेट्स को किस किस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा था नल सेट, और उसके बाद फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग देखेंगे सबसेट्स। तो यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से देखिए लेक्चर को। और सबसेट स्टार्ट होता है, तो सबसेट क्या होता है सबसे पहले वो हम समझेंगे, ठीक है। सबसेट, तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ए सेट ए इज said to be a subset of B if every element of A is also an element of B ठीक है। तो मान लो आपके पास दो सेट है, ए है और दूसरा सेट है बी। तो ए को सबसेट हम तब कहेंगे जब ए का सारा एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो सबसेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से। इसका मतलब होता है सबसेट, ठीक है। तो अगर मेरे को बताना हो कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, तो इस तरीके से देंगे। अगर B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो इस तरीके से दिखाएंगे। अब इसका मैं एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। एग्जांपल्स के साथ क्या होगा, एग्जांपल्स के साथ, तो एग्जांपल है पहला, जैसे कि मान लीजिए कि A जो है वो सेट है इवन नंबर का, 2, 4, 6, इस तरीके से 3 इवन नंबर है इसमें मान लीजिए। और B जो है वो है 1 से लेके 10 तक का सेट, ठीक है, 9 तक मान लीजिए। तो अब देखो A के जितना भी नंबर्स है, जैसे 2, 4, 6, ये यहाँ प्रेजेंट है B में, 2, 4, 6 प्रेजेंट है B में, इसीलिए हम बोलेंगे कि A जो है वो सबसेट है B का, ठीक है। मतलब B में से A निकल सकता है, कहने का ये मतलब है, सिंपल मतलब ये है कि A में से B निकल सकता है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो इस तरीके से होता है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ A belongs to A and A belongs to B। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो कि ये जो स्मॉल a है वो A में भी है और स्मॉल a जो है वो B में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि A जो है आपका सबसेट है B का। और इस रिप्रेजेंटेशन से ये भी बोल सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर मान लो कि एलिमेंट में A में भी एक ही एलिमेंट है और B में भी एक ही एलिमेंट है, तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई भी किसी का सबसेट हो सकता है, ठीक है। जैसे A इज़ ए सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं, यहाँ पे B इज़ ए सबसेट ऑफ A भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर B में एक और एलिमेंट आ जाता है तो A इज़ ए सबसेट ऑफ B बोल सकते हैं, पर B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A बिकॉज यहाँ पे 4 भी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है हमें। तो और क्या चीज़ होता है सबसेट में, तो देखो हमने पहले पढ़ा था नल सेट। नल सेट मतलब कोई सेट नहीं होता है, मतलब कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी सेट का सबसेट 5 होता ही होता है, ठीक है। मतलब नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया, सपोज कि एक और एग्जांपल देख लो,
इसका मतलब क्या होगा, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट का क्या मतलब हुआ कि सपोज एक एलिमेंट है एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 2 और 4, ठीक है। दूसरा सेट है बी और उसका एलिमेंट है 2, 4, 6 सपोज, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। और मान लो कि सिर्फ बी को देखो, बी में आपके पास क्या क्या सेट है, 2, 4, 6 है नंबर, ठीक है। तो किसी भी सेट में मान लो कि एक सेट और हो गया जिसका एलिमेंट है सिर्फ 2, ठीक है। तो ये जो सबसेट होगा ए, ये सबसेट होगा किसका, बी का, ठीक है। वैसे ही ए में एक और एलिमेंट है, सपोज करो 4, सिर्फ 4 है, तो ये भी सबसेट होगा बी का। ए में अगर आपके पास सिर्फ 6 है तो ये भी सबसेट होगा किसका, बी का। और ए में अगर 2 और 4 है तभी भी ये सबसेट होगा बी का। ए में अगर 4 और 6 है तभी भी ये सबसेट होगा किसका, बी का। ए में अगर 2 और 6 है सिर्फ तभी भी ये सबसेट होगा किसका, बी का। और एक और एक्स्ट्रा से आपको याद रखना है कि 5 भी इसका सबसेट होता है, ठीक है। 5 भी इसका सबसेट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने देख लिया कि सबसेट का क्या कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमें देखना है इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स हम देखेंगे अभी। इंटरवल्स क्या होता है, तो देखिए कभी भी आपको इस तरीके से मिलता है, सपोज कर लो इस तरीके से 2 इज x, इसका क्या मतलब होता है, इसी को इंटरवल कहते हैं। यही जो है इस तरीके से लिखने को ही इंटरवल कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो देखो यहाँ पे लिख रहा है 2 इज x इज, जो बीच में जो टर्म रहता है ये x इज लेस देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है। x जो है वो बड़ा है 2 से, ठीक है। और यहीं पे इसका मतलब क्या है कि x जो है वो या तो इक्वल टू होगा 3 का या फिर 3 से छोटा होगा, ठीक है। इस कंडीशन से आपको क्या निकलता है, इस कंडीशन से ये निकलता है कि 2 से बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा क्या नंबर है, 3, ठीक है। 2 से बड़ा 3 है। अच्छा, इधर से हमने देख लिया, इधर से दूसरे राइट हैंड साइड से हम देखेंगे इस साइड से, तो इस साइड से भी कंडीशन फॉलो होना चाहिए। कंडीशन में क्या आ रहा है कि 3 जो है, x जो है वो 3 या 3 से कम हो सकता है, ठीक है। तो 3 भी हो सकता है या 3 से कम हो सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी यही नंबर बचता है, सिर्फ 3 ही बचता है। मतलब x का वैल्यू जो होगा यहाँ पे कंफर्म हो जाता है 3, ठीक है। इसी तरीके से इंटरवल को अगर हम बढ़ाते हैं, मान लो कि 5, इस तरीके से हो गया x एंड 10, इसका क्या मतलब हुआ, देखो जब सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है, तो लेस देन और ग्रेटर देन में जो लिमिट्स दिया जा रहा है, ये जो लिमिट्स है, ये जैसे 5 और 10 जो है वो लिमिट्स है, इनको लिमिट्स बोला जाता है, ठीक है। तो सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन वाला जो नंबर होगा उसमें लिमिट वाला जो होगा, अगर लेस देन के पास है लिमिट या ग्रेटर देन के पास है लिमिट, तो लिमिट वाले वैल्यू को हम नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इस कंडीशन में क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर देन 5, तो 5 को नहीं लेंगे, ग्रेटर देन 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 6 हो सकता है, ठीक है, 6 होते हैं, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, एंड सो ऑन जाते रहेगा। ये तो ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर अपर लिमिट भी देखना है हमें, तो अपर लिमिट क्या कहता है कि नहीं, अपर लिमिट बोल रहा है कि नहीं,
x जो है वो या तो 10 से छोटा होगा या फिर 10 के इक्वल होगा। इसका मतलब कि जब ये लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन आ जाता है तो जो अपर लिमिट होता है उसके वैल्यू को भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो इसका x का जो वैल्यू आएगा वो मे बी पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरवल। अच्छा, अब और एक इंटरवल का तरीका बता दूं। अगर मैं 5 इज़ लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो 5, क्योंकि इक्वल टू भी है ना यहाँ पे, अभी इक्वल टू लगा दिया तो 5 भी हो सकता है या फिर 5 से बड़ा। तो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा क्या है, 5, 6, 7, 8, 9 और कहाँ तक जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपर लिमिट को देखो, अपर लिमिट में क्या बोला जा रहा है कि 10 हो सकता है, मतलब इक्वल टू 10 हो सकता है या फिर 10 से छोटा। तो इक्वल टू 10 मतलब 10 तक लेना है इसको। तो ये हो गया आपका लिमिट्स, ठीक है। अब इस लिमिट्स को किस तरीके से दिखाएंगे हम लोग, ठीक है, ये भी देख लेना। तो 2 इज़ लेस देन x, पहले वाला एग्जाम्पल को देख लो 3, ठीक है। दूसरे वाला एग्जाम्पल को देख लो 10, तीसरे वाले एग्जाम्पल को देख लो ये, ठीक है। इसमें जो लिमिट्स है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ जो है इसमें लिमिट्स को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अगर लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल है तो हम ब्रैकेट जो है कर्व ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे 2, अब ये कर्व ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि 2 जो है, ठीक है, वो उसके पास इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है, इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आपका इस तरफ अपर लिमिट कितना हो गया, तो अपर लिमिट हो गया 3, ठीक है। अब 3 के बगल में, क्योंकि 3 को जब हम लोग लिखते हैं तो 3 को हम लोग काउंट करते हैं, तो 3 को काउंट करते हैं, अपर लिमिट को काउंट करते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है यहाँ पे, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो इस तरफ में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया क्या है। अगर सिर्फ लेस देन का साइन यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया हुआ है तो आपका ब्रैकेट जो होगा वो कर्व ब्रैकेट होगा। और लेस देन इक्वल टू जो बोथ साइन यूज़ होता है, मतलब कि देखो इस साइन पे और इस साइन पे इस तरीके का ब्रैकेट यूज़ होगा, ठीक है, और इस साइन पे इस तरीके का ब्रैकेट होगा, इस साइन पे भी इस तरीके का ही ब्रैकेट यूज़ होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज़ करना है। जैसे यहाँ देख लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा। 5 इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 5 के पास सिर्फ लेस देन का साइन है तो 5, 10 के पास क्या है, इक्वल टू, तो इस तरीके से। अब इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि x का वैल्यू जो होगा वो 5 और 10 के बीच में होगा, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा वो 5 और 10 के बीच में होगा, और इधर लेस देन ग्रेटर देन 5 हो जाना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए, और लेस देन और इक्वल टू 10 आना चाहिए, ठीक है। देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब नेक्स्ट, जैसे ये थर्ड वाला एग्जांपल है, यहाँ पे दोनों तरफ में ही लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ही ब्रैकेट डाल देंगे स्क्वायर, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम इंटरवल, और इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो, अब हमारे पास है दूसरा ऑप्शन, पावर सेट। पावर सेट देखना है हम लोगों को, पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट A is called the power set of A. It is denoted by पावर सेट ऑफ A। मतलब कि सबसेट्स को ही पावर सेट कहते हैं हम, ठीक है। तो एक तरीके से आपका पावर सेट क्या हो गया, सबसेट। कैसे,
क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे कि सपोज करो आपके पास एक सेट है ए और उस सेट में दो एलिमेंट है 1 2। ठीक है, तो इस सेट का जो पावर सेट्स क्या क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए क्या क्या बन जाएगा, तो देखो मैंने पहले बताया था कि किसी भी सेट का एक सबसेट 5 होता है। ठीक है, दूसरा सबसेट यहाँ पे ए का सबसेट 1 हो सकता है, सिर्फ 1 वाला सेट। ठीक है, सिर्फ 1 वाला सेट भी तो सबसेट होगा ए का। ठीक है, सिर्फ 2 वाला सेट भी तो सबसेट होगा, और 1 2 वाला भी सेट क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है ना। ठीक है, तो 5 इज ए सबसेट ऑफ 1 and 2। ठीक है, सेट ए, एंड 1 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, 2 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, एंड 1 2 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये हो गया, और इसी को हम लोग बोलेंगे पावर सेट्स। जो सबसेट्स हैं उनको ही हम बोलते हैं पावर सेट्स। ठीक है, इन जनरल हम इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, एन पी ए टू द पावर एम। इस तरीके से कितने सबसेट्स निकलेंगे वो आप बता सकते हो। ठीक है, एम यहाँ क्या हुआ, एन यहाँ पे हुआ एम हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब या किसी भी सेट का, ऑफ एनी सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इस फॉर्मूला से हम किस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूला से हम किस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ पावर सेट, ठीक है, नंबर ऑफ पावर सेट, इसको इस तरीके से रीड करते हैं, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ए जो है वो ये है जो हमने पहले लिखा हुआ है। ठीक है, ए जो है 1 and 2 है। ठीक है, तो इसके पावर सेट्स कितना बनेंगे, जैसे लिख के बनाया ना मैंने, 5 1 2 1 and 2, मतलब टोटल कितना हो गया था, टोटल सबसेट्स कितने बने थे, 4 सबसेट बने थे। तो ये कितने सबसेट बनेंगे वो इसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 2 to the power m। m का मतलब हुआ एलिमेंट, m का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट। तो a में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो आप पावर में 2 लगा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से किसी सेट में अगर 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, सपोज 1 2 3 एलिमेंट्स है, तो इस सेट का पावर सेट कितना निकलेगा, तो आपको लिखना है n p to the power, ये n मतलब पावर सेट ऑफ a, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2 to the power m। इसका मतलब हो गया 2, m का मतलब हो गया कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 3 एलिमेंट्स है, 3 लगा दिया हमने। ठीक है, तो 2 to the power 8, ये आपका आ गया पावर सेट। ठीक है, 8 किस तरीके से आ रहा है देख लो। तो सबसे पहला इसका सबसेट्स क्या क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ ए क्या क्या बनेगा। ठीक है, ए का पावर सेट क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा। ठीक है, दूसरा 1 बनेगा, तीसरा 2 बनेगा, चौथा 3 बनेगा, पांचवा 1 and 2 बनेगा। ठीक है, छठा 2 and 3 बनेगा, एंड फिर 1 and 3 बनेगा, और फाइनली 1 2 3 ये तो खुद का एक सबसेट होता ही है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से 3 एलिमेंट वाला सेट का पावर सेट कितना होगा, 8। 2 एलिमेंट वाले का पावर सेट कितना होगा, 4। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि सबसेट क्या होता है और पावर सेट क्या होता है। सबसेट तो कोई सबसेट मतलब कि उसमें काउंटिंग इंक्लूड नहीं हुआ, सबसेट कोई भी हो सकता है, जैसे यही है पावर सेट से ही सबसेट्स होता है। ठीक है,
पावर सेट जब बोला जाएगा तो उसमें एग्जैक्टली काउंटिंग इंक्लूड हो जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। तो आपका पास हो गया ये, और फिर एक फाइनल चीज़ है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ कि इस सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर सभी सेट्स आ जाते हैं। मतलब कि एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ, एनी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसका क्या मतलब है एक बार देख लेते हैं। ये सपोज करो आपके पास होल नंबर है, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 1 2 3 कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो अब होल नंबर के अंदर आपको, या फिर होल नंबर के अंदर आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ तक आता है? नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में होता है, मौजूद होता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर का एक एक एलिमेंट जो है वो होल नंबर में भी होता है। तो अब नेचुरल नंबर के लिए होल नंबर क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो। उसी तरीके से इवन नंबर मान लेते हैं। इवन नंबर 2 4 6 8 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि इवन नंबर भी सारा का सारा होल नंबर में मिल जाता है। तो इवन नंबर के लिए भी क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट होल नंबर हो गया। उसी तरीके से ऑड नंबर के लिए भी होल नंबर जो है यूनिवर्सल सेट हो गया। इसी तरीके से आप जितने टाइप के नंबर जानते हो जो भी, तो जैसे कि मान लो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में सभी आ जाते हैं ना, सभी नंबर आ जाता है, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है। तो रियल नंबर्स का क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया। रियल नंबर हो गया जो वो आपका नंबर्स के लिए वो यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। तो रियल नंबर, तो आप बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर क्यू, रैशनल नंबर क्यू, ठीक है। रैशनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? Q इज ए सबसेट ऑफ R, है ना, Q इज ए सबसेट ऑफ R, ठीक है। उसी तरीके से ऑड इवन जो भी नंबर आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा? ऑड नंबर इज ए सबसेट ऑफ R, ठीक है। रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R, इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R, ठीक है। और फ्रैक्शनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ R। तो कितना जो भी नंबर है वो सभी तो रियल नंबर्स में आता है, इसीलिए यूनिवर्सल सेट हो गया। मतलब कि आपका जो मेन सेट होता है आप उसको कह सकते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट हो गया अपने सबसेट्स के लिए, अपने सबसेट्स के लिए वो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था यहाँ पे, जैसे ये 1 2 3 वाला ए जो सेट था, तो हम बोल सकते हैं कि ये 5 1 2 3 1 2 2 3 ये जो नीचे आप देख रहे हो ये, इनके लिए ये ए जो है पावर सेट्स के लिए जो उनका मेन सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से आज हमने ये तीनों चीज़ें देख ली। इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.3 है, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.3।